वीडियो जो थी वो थी मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स पर। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया लखनऊ पैक्ट 1960 का। तो ये टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, इसको हमने पहले बैकग्राउंड पे डिवाइड करना है, फिर डिटेल्स पे, फिर जो है ना इंपॉर्टेंस पे डिवाइड करना है, और उसके बाद हम क्वेश्चंस पे जंप करेंगे। जो उसके क्वेश्चंस आते हैं 4, 7 और 14 मार्क वाले। तो 14 मार्क वाले तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, वो अभी हम नहीं पढ़ेंगे इन टॉपिक्स में, क्योंकि 14 मार्क वाले जो क्वेश्चन है ना वो मर्ज होके आते हैं। जैसे कि वो पूछते हैं कि सबसे ज़्यादा पाकिस्तान मूवमेंट में किसने कंट्रीब्यूट किया था। मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स ने कंट्रीब्यूट किया था, लखनऊ पैक्ट ने कंट्रीब्यूट किया था, या मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स ने। तीनों को हमने साथ जो है ना मिक्स करके फिर आगे जो है ना एक साथ हमने डिस्क्राइब करके बता देना होता है। तो वो हमने नहीं करना है। और दूसरा ये कि थोड़ा सॉरी मैं कहना चाहता हूँ इसीलिए कि वीडियो को काफ़ी टाइम हो गया, 2 हफ़्ते हो गए मेरे ख़्याल से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की, वरना पहले तो मैं हर एक दिन के गैप से एक वीडियो अपलोड करता था। तो वो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई थी, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम थी, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाया। बस आज से इंशाल्लाह एक दिन के गैप से नहीं, मैं हर दिन अपलोड करूँगा वीडियोस इंशाल्लाह। अच्छा, तो अभी स्टार्ट करते हैं हम। लखनऊ पैक्ट, इसका बैकग्राउंड क्या था। सबसे पहले तो ये है कि ब्रिटिशर जो है ना इंडियंस को वो राइट्स नहीं दे पाए। हमने पहले जितने भी हमने पढ़े, मिंटू मॉडल रिफॉर्म भी हमने पढ़ा, उसमें भी जो है ना इंडियंस ने काफ़ी जो है इसको अपोज़ किया था। ख़ास तौर पे इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। पहला तो ये क्योंकि मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिल गए थे। दूसरा ये कि उनको जो है ना वो जो लिमिटेड वो नहीं थी, मतलब उनकी पावर इतनी नहीं दी हुई थी ना। मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स में जो काउंसिल एक्ट था ना, उनमें जो काउंसिल्स थे उनमें जो इंडियंस थे उनको डिसाइसिव पावर्स नहीं दी गई थी, वो कोई डिसीजन वगैरह नहीं ले सकते थे। कह सकते हो टॉकिंग शॉप थी, ठीक है, सिर्फ एक टॉकिंग हाउस था, बस डिस्कशन इंडियन के साथ, वो ब्रिटिशर्स के साथ करते थे इंडियंस के, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। बेशक इंडियन उसको जो लॉ या लेजिस्लेटर कह लो, पॉलिसी कह लो, रिफॉर्म कह लो, ब्रिटिशर्स अगर लायर होते थे ना इंडियंस, बेशक उनको अपोज करें उसमें काउंसिल्स में, ब्रिटिशर्स फिर भी डिसाइसिव पावर्स ब्रिटिशर्स के पास ही थी, वो फिर भी ले आते थे। ठीक है, तो मतलब इससे पहले जितने भी रिफॉर्म्स ला रहे थे इंडिया में ब्रिटिशर्स, और ये जो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट रिफॉर्म है जब उनके डायरेक्ट रूल के बाद इंडिया में, ठीक है, मिंटू मॉडल रिफॉर्म, तो वो सारे जो है ना इंडियंस को ज़्यादा राइट्स नहीं दे रहे थे। इंडियंस बेसिकली डिसाइसिव पावर्स मांग रहे थे। इसीलिए जो है ना जो बहुत सी मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया की, ठीक है, और मुस्लिम लीग भी बन गई थी इस वक्त तक, 1906 में बनी थी मुस्लिम लीग। तो इन सब को जो है ना पता चल गया था कि भाई जो है ब्रिटिशर्स को ना प्रेशराइज़ करने की ज़रूरत है अपने अपने उसके लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेल्फ रूल के लिए प्रेशराइज़ करी थी, मुस्लिम लीग भी बाद में सेल्फ रूल के लिए प्रेशराइज़ करने लग गई। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ना क्या नाम है वो था, उसे क्या कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर बिलीव था। वो कह रहे थे, उनका ये ख्याल था कि हिंदू मुस्लिम यूनाइट होकर ब्रिटिशर्स को आराम से इंडिया से निकाल लेंगे, बाद में दोनों मतलब एक ही इंडियन फेडरेशन में जो है आराम से रह सकते हैं। लेकिन कायद आज़म को ना आखिर में ये बात मैनिफेस्ट हो गई थी कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बस यही थी कि उनको जो है ना राइट्स नहीं मिल रहे थे, ब्रिटिशर्स नहीं दे पा रही थी इंडियंस को राइट। और जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ना इंडिया की, मेजर से मुराद इधर इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग है, तो उनको पता चल गया था भाई ब्रिटिशर्स को प्रेस का मतलब है प्रेशराइज, ठीक है, इधर लिखा हुआ है सामने, द नीड टू प्रेस द ब्रिटिशर्स फॉर दैट। इसका मतलब है ब्रिटिशर्स को प्रेशराइज करने की जो है ना नीड थी। तो इसीलिए जो है ना मुस्लिम लीग ने बोला, अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस अलग प्रेशराइज़ करेगी, मुस्लिम लीग अलग प्रेशराइज़ करेंगे, इतना ज़्यादा उन पे प्रेशर कोई नहीं आने वाला है। यूनाइट हो के प्रेशर डालेंगे ना, मतलब कंबाइंड प्रेशर, तो फिर कुछ हो सकता है शायद। ठीक है, अगर मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोनों यूनाइट हो जाएंगे क्योंकि दो बड़ी जो मेजॉरिटी थी ना इंडिया की, वो यही दो कम्युनिटीज़ थी। ठीक है, दूसरा ये कि जो ब्रिटिशर्स की ऑप्रेसिव पॉलिसीज़ भी थी, जो वर्ल्ड वॉर के अर्ली ईयर्स हैं ना, उसमें बेसिकली क्या हुआ था, सिल्क लेटर्स जो हैं और जो म्यूटिनी पार्टी है, ये ब्रिटिशर्स को मिल गई थी। ब्रिटिशर्स की जो सीआईडी थी पंजाब की, उन्होंने ढूंढ लिया था। बेसिकली भी मैं इसको आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि ये था क्या, सिल्क लेटर और म्यूटिनी पार्टी वगैरह। तो एक्चुअली ये सिल्क लेटर जो है ना, ये इसको कह सकते हो, इसका जो नाम है हिस्ट्री में हमको जो मिलता है वो है सिल्क लेटर मूवमेंट और सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी। इसमें बेसिकली जो सुन्नी सेक्ट है ना देवबंदी, ठीक है, उस देवबंदी के सेक्ट के जो कुछ मुस्लिम्स थे, बिग स्कॉलर्स थे, ठीक है, पंजाब के, तो उन्होंने ये प्लान किया था कि इंडिया को जो है ना ब्रिटिश रूल से हमने भगाना है, ठीक है, मतलब इंडिया ब्रिटिशर्स को जो है ना हमने इंडिया से भगाना है। जर्मनी
टर्की, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर उसकी मदद से और अफ़गानिस्तान की मदद से। तो जर्मनी और ऑटोमन एम्पायर तो ज़ाहिर है वर्ल्ड वॉर वन में उस वक्त लड़ रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि उनसे तो हम हेल्प ले लेंगे, लेकिन साथ में अफ़गानिस्तान भी हमारे साथ ही कंट्री है, ठीक है, तो उसकी भी हम जो है हेल्प हम ले सकते हैं ब्रिटिशर्स को जो है यहाँ से भगाने के लिए, क्योंकि अब इन तीनों की जो है ना मदद से प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाएगा ब्रिटिशर्स पे। लेकिन इनको पता नहीं था कि ये टर्किश एम्पायर जो है ना, ये ऑटोमन एम्पायर, ये शुरू से ही पिटने लग गया था बड़े टाइट वाला एलाइस के हाथों। लेकिन बस खैर यही था। तो इधर जो है ना सीआईडी जो है पंजाब की, ब्रिटिश जो थी, ठीक है, ब्रिटिश ये जो इन्वेस्टिगेशन वो थे, क्या नाम है, टीम थी, ठीक है, तो उन्होंने ये सिल्क लेटर वगैरह जो है ना ये, और ये जो म्यूटिनी पार्टी है, म्यूटिनी पार्टी मतलब कह लो बगावती लोग, ठीक है, तो इनको हमारे लिए तो ये इंडिपेंडेंस के लिए वर्क कर रहे थे, ठीक है, लेकिन ब्रिटिशर्स के लिए म्यूटिनी थी। जैसे कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को भी ये म्यूटिनी कहते हैं, ठीक है, इंडियन म्यूटिनी, लेकिन हम लोग उसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहते हैं, ठीक है, हमारे लिए इंडिपेंडेंस, इनके लिए म्यूटिनी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ये मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, ये भी देवबंदी सेक्ट से रिलेटेड, क्या नाम है, रिलेट करते थे, और ये जो मौलाना महमूद हसन थे, ठीक है, इन दोनों को जो है ना ये जो ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने इनकाउंटर कर लिया, ठीक है, और साथ ही साथ इनको मिले थे लेटर्स जो कि सिल्क के कपड़े पे लिखे हुए थे, इसीलिए इसे सिल्क लेटर कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, ठीक है। तो ये लेटर्स थे ना, इन दोनों ने एक दूसरे को लिखे थे, और इसमें यही प्लानिंग कर रहे थे कि इंडिया को जो है ना ये तीन कंट्रीज़, टर्की, जर्मनी और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान जो है ना इसकी क्या नाम है, हेल्प लेके इनको कैसे कैसे जो है ना ब्रिटिशर्स को भगाया जा सकता है इंडिया से। तो ब्रिटिशर्स को जब ये मिल गई, ठीक है, ये लेटर्स वगैरह, तो ब्रिटिशर्स ने जो है ना अपनी पॉलिसीज़ इंडियंस पे, स्पेशली मुस्लिम्स पे और इस पंजाब के मुस्लिम्स पे, ठीक है, और भी ज़्यादा ओप्रेस, जो कह सकते हो कि ख़तरनाक कर ली। और स्पेशली जो सूफ़ी लोग थे ना, ठीक है, क्योंकि ये हरकतें ही सारी सूफ़ीज़ ही कर रहे थे, तो स्पेशली जो सूफ़ी लोग हैं ना उन पे इन्होंने ज़्यादा जो है ना सख्ती करनी शुरू कर दी, ठीक है, ये भी एक रीज़न था। साथ ही साथ जो है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट रीज़न है कि पहले मुस्लिम्स अलग मकसद के लिए काम कर रहे थे, ठीक है, इंडिया जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो कंप्लीट सेल्फ रूल मांग रही थी, ठीक है, लेकिन जो मुस्लिम लीग थे ना वो पॉलिटिकल जो राइट्स हैं ना मुस्लिम्स के उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ना इधर काम कर रही थी, और वो चाहती थी ना कि सेल्फ रूल ना मिले, ये क्या नाम है, इंडियन नेशनल कांग्रेस को, ब्रिटिशर्स इधर ही रहें इंडिया में, क्योंकि जब तक ब्रिटिशर्स इधर रहेंगे मुस्लिम्स जो हैं वो सेफ़ हैं, जैसे ही ब्रिटिशर्स अगर निकल गए तो मतलब है फिर सबको पता है कि होना क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्या करना था मुस्लिम्स के साथ ठीक है, ये है। तो इसीलिए मुस्लिम बहुत खुश हुए थे कि भाई मतलब ब्रिटिशर्स उनके ख़्याल रख रहे हैं, यानी कि उन्होंने पार्टीशन ऑफ बंगाल भी कर दी है, तो मतलब है हमारा काम जो है ना गुजारा धंधा आराम से चलता रहेगा। चिटागोंग हमने पोर्ट बना लिया है, इकॉनमी हमारी अच्छी हो रही है, बस सही है, हमारा काम धंधा चलता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ 1911 में, ठीक है, जो ये पार्टीशन ऑफ बंगाल थी ये हो गई रिवर्स। जब इसको रिवर्स कर दिया गया फिर मुस्लिम्स को लगा कि धचका, ठीक है, तो ये रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल बहुत बड़ा रीज़न था। इसका मतलब अभी मुस्लिम्स और हिंदूज़ दोबारा इकट्ठे रहने लग गए और इनके बीच में राइवलरी फिर से शुरू हो गई। वैसे तो स्टार्ट से ही थी, लेकिन अभी काम जब पार्टीशन ऑफ बंगाल की वजह से ना अलग अलग काम करने लगे थे, लेकिन बाद में फिर वायलेंस राइवलरी शुरू हो गई थी रिवर्सल ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद, ठीक है। तो फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो है ना वो इस बात पे बिलीव रखते थे कि भाई एक इंडियन फेडरेशन और ये यूनाइटेड मुस्लिम्स और यूनिटी ऑफ मुस्लिम्स और हिंदूज़ की जो है ना ये काफ़ी है आराम से जीने के लिए। तो इसीलिए कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ना मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस को पास लाने की कोशिश की, आपस में प्यार मोहब्बत बढ़ाने की कोशिश की। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या किया, मुस्लिम लीग ज्वाइन की 1930 में, और जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक मेंबर रहे। इंडियन नेशनल कांग्रेस से रिज़ाइन नहीं किया, दोनों पार्टीज़ की मीटिंग वगैरह अटेंड करते थे, दोनों पार्टीज़ इंडियन मुस्लिम लीग में होते थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बने वो क्या नाम है अच्छी बातें बताते थे, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस में होते थे। मुस्लिम लीग की जो है ना करैक्टरिस्टिक्स बता लो, या जो उधर अच्छी बातें हैं उसके मेंबर्स वगैरह की, या वो मुस्लिम लीग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में क्या सोचते हैं, अच्छी बातें वगैरह, वो सारी जो है ना बताते थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो इस तरीके से ना ये इन दोनों को जो है ना कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पास लाने की कोशिश की और पास ले आए, ठीक है। और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है ना 1911 के बाद इन्होंने ये भी बोला कि भाई लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर है ना, ये कोई आपको मकसद इसका है ही नहीं।
ब्रिटिशर्स आपके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, वो इधर उन्होंने आपका ठेका नहीं उठाया हुआ है कोई। ब्रिटिशर जो है ना, वो उनको जो जिस चीज़ में उनको बेनिफिट मिलते हैं ना, वो ही करते हैं। जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल है ना, उसमें उन्हें क्या बेनिफिट मिला था कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, और उसका जो लीडर है ख़ास तौर पे, और हिंदूज़ जितने सारे हैं, लीडर उनका क्या था, बाल गंगाधर तिलक। और सारे जो हिंदूज़ हैं वो सेल्फ रूल डिमांड करे थे, और बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा था, तो उनकी टेंशन डाइवर्ट करने के लिए और अपने लिए आसानी बढ़ाने के लिए ना, ब्रिटिशर्स ने बंगाल को पार्टीशन कर दिया। ये उन्होंने कोई आपके लिए बंगाल पार्टीशन नहीं किया था, ठीक है। मुस्लिम्स को ये कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया, और यही बताया कि उनको फिर देखो बाद में जब उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने लग गया, साथ ही साथ स्वदेशी की मदद से उनकी जब इकोनॉमी डाउन होने लग गई ना, ब्रिटिशर्स की स्वदेशी मूवमेंट की वजह से, तो उन्होंने फिर बंगाल को रिवर्स भी कर दिया। और वो किसके फेवर में था, वो इंडिया हिंदूज़ के फेवर में था। तो ये यही कह रहे थे कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लॉयल्टी टुवर्ड्स ब्रिटिशर से कुछ नहीं होगा, उन्होंने आपका ठेका कोई नहीं उठाया हुआ है, वो सारे काम आपके लिए नहीं करेंगे। ये अभी आपकी लक है कि जिस काम में इंडिया ब्रिटिशर्स को बेनिफिट मिल रहा है, वो हिंदूज़ के फेवर में है या मुस्लिम्स के फेवर में है, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने वही करना है जो उनके फेवर मतलब उनके बेनिफिट में आ रहा है, उन्होंने वरना ऐसी कोई काम नहीं करना है, ठीक है। तो ये था, इसीलिए जो है ना डिमांड कायदा आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बोला कि सेल्फ रूल सही है, सेल्फ रूल डिमांड जो है ना वो पॉलिसी बना लो मुस्लिम लीग की, इंडियन नेशनल कांग्रेस से यूनाइट हो जाओ, और ब्रिटिशर्स को जो है ना, ताकि 2 लातों की जगह ना 4-4 लातें लगें, 2 मुस्लिम लीग की लातें और 2 टांगें मुस्लिम लीग की, 2 टांगें जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस की, ये मिल के जब 4 लातें लगेंगी ना, तो ब्रिटिशर्स की थोड़ी अकल ठिकाने आएगी। लेकिन ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह से ना ये बार बार मुस्लिम और हिंदू यूनाइट होते थे, फिर बार बार ब्रेकअप ब्रेकअप यूनाइट ब्रेकअप यूनाइट ब्रेकअप, ठीक है। तो डिसयूनाइट हो जाते थे बार बार, और एंड में फिर ऐसे डिसयूनाइट हुए थे कि फिर कभी यूनाइट नहीं हुआ है, आज तक हम देख सकते हैं, ठीक है। तो वो भी पढ़ने वाले हैं, और साथ ही साथ में इसका एक और बैकग्राउंड था कि अक्टूबर 1916 में जो है कि ब्रिटिशर्स है ना, उन्होंने नए रिफॉर्म्स जो है ना डिक्लेयर कर दिए थे कि भाई इंडिया में नए रिफॉर्म्स आने वाले हैं, और वो हैं मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे, वो आए थे 1919 में, ठीक है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इन्होंने बोला था नए रिफॉर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सोचा कि भाई यूनिटी मतलब यूनाइट हो ही जाते हैं, ठीक है। और दोनों ने फिर ना एक साथ बैठ के एक ही कॉन्फ्रेंस में जो है ना कुछ डिमांड जो है ना, दोनों ने उन पे एग्री किया, और वो इंट्रोड्यूस किए ब्रिटिशर्स को कि हम जो है ना आगे आने वाला जो रिफॉर्म है उसमें ये चीज़ें हम चाहते हैं। तो ये बैकग्राउंड हो गया, अभी डिटेल्स पे आ जाते हैं। पहले हुआ था 1915 में सेशन मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे में, और इसका में कोई मतलब अच्छी वो मतलब रिफॉर्म्स जो नए आ रहे हैं उनके बारे में कोई डिस्कशन वगैरह कुछ नहीं हुई थी, बस ये में हाल चाल के लिए था और एक दूसरे से रिलेशन अच्छे करने के लिए था, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ये देखना चाह रही थी कि मुस्लिम लीग विलिंग है हमसे यूनिटी करने के लिए या नहीं, और मुस्लिम लीग यही चीज़ जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस में देखना चाह रही थी। तो इसीलिए 1915 के बस ये क्या नाम है सेशन हुआ था। उसके बाद 1916 पे आ जाते हैं, ये एक और जॉइंट सेक्शन हुआ था जिसे हम कहते हैं लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये लखनऊ में एक जॉइंट सेशन हुआ था मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस का। मुस्लिम लीग जो है ना उसको लीड कर रहे थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस को लीड कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंबेका चरण महाजन, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भाई मतलब हैरानी कर दी मुस्लिम्स को, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए, ठीक है, इंपीरियल और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, ठीक है। जितने भी इंपीरियल काउंसिल्स थे और जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे ना प्रोविंस वगैरह के इंपीरियल जो, ठीक है, तो उनमें मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। मुस्लिम्स ने बोला भाई अगर देने ही थे तो ये जो पीछे इतना इन्होंने हंगामा किया था सारा, ठीक है, मिंटू मॉरली रिफॉर्म्स में ये सेपरेट इलेक्टोरेट्स को इतना बुरा भला का, पार्टीशन ऑफ बंगाल पे इतने इन्होंने उल्टे पुल्टे काम किए, तो देनी थी सेपरेट इलेक्टोरेट्स भाई, तो मसला क्या था उसमें, तो रहने देते ना। तो बस ये हुआ, और साथ ही साथ ना सबसे ज़्यादा उनके लिए शॉकिंग मुस्लिम्स के लिए बात ये थी कि भाई ये पंजाब और बंगाल जिनके लिए इन्होंने इतना लड़ा, रिवर्सल ऑफ बंगाल के लिए भाई हज़ारों हिंदूज़ मरे, तो उधर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो नहीं है ना इनको सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए। फिर मुस्लिम ने बोला वाह मज़े हो गए, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा ये 1/3 मेजॉरिटी जो है ना 1/3 रिप्रेजेंटेशन इन्होंने मांगी सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ये सबसे इम्पोर्टेंट काउंसिल था, ठीक है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये जो लेजिस्लेचर आता था ना नया उसको क्या कहते हैं,
वो इंडिया का वो यहीं से ही पास होके आता था, ठीक है, इसी काउंसिल से। और जितने भी रिफॉर्म्स नए आ रहे होते थे ना, ब्रिटिशर जो ला रहे होते थे ना, वो ये काउंसिल वाले हैं ना, यही उन पे बताते थे कि भाई हाँ आगे आपने इम्प्लीमेंट इन पे करना है इंडिया में या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट काउंसिल था, इसमें मुस्लिम थे, 1/3 मेजोरिटी मांगी थी और 1/3 रिप्रेजेंटेशन मांगी थी, सॉरी। तो साथ ही साथ उन्होंने एक और चीज़ की थी, ये मुस्लिम्स ने, ये बेसिकली प्रपोज मुस्लिम्स ने किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इस पे वो किया था, क्या नाम है, एग्री किया था। और मुस्लिम्स, ज़ाहिर है मुस्लिम्स की खासियत है, ये हमेशा जो है ना माइनॉरिटीज़ के बारे में भी बात करते हैं। वैसे आजकल तो ये हो नहीं रहा है, ख़ास तौर पे ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह, क्या हर जगह ही हो रहा है, ठीक है। सिंध में, सिंध की भी हिस्ट्री हमने पढ़ी है, कैसे वो मुहाजिर और सिंधीज़ की फटाबाजी थी, ठीक है। और अभी तक गिलगित में सुन्नी और शिया लगे हुए हैं, साथ ही साथ कोयटा जहाँ से मैं आया हूँ उधर भी बहुत ऐसे किस्से होते हैं, उधर भी जो क्या नाम है तकरीबन उधर भी शिया सुन्नी जो है ना ये इक्वल ही है नंबर में। मतलब ये नहीं है कि सुन्नी उधर मेजॉरिटी में, शिया माइनॉरिटी में, तकरीबन इक्वल ही हैं उधर शिया सुन्नी दोनों। तो उधर भी ना ये हरकतें बड़ी टाइट जारी होती हैं, फटेबाजी वगैरह। तो पहले वाले मुसलमान अभी नहीं रहे, ठीक है, ये मैं बस कहना चाहता हूँ, और अफसोस होना चाहिए हम सबको इस पे। तो लेकिन जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, मुस्लिम लीग थी ना, उन्होंने लेकिन माइनॉरिटीज़ के बारे में बात की थी और कहा था कि 3/4 जो है ना मेंबर किसी भी पर्टिकुलर कम्युनिटी के, वो अगर जो है ना जो एक्ट जो ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उस पर अगर बाइंड नहीं करेंगे, यानी कि उस बाइंड का मतलब है, मैं कैसे समझाऊँ ये, कल मेरा दोस्त भी मेरे से पूछ रहा था, उसको भी मैं नहीं समझा पाया बाइंड का मतलब। बाइंड मतलब यार कह लो कि मतलब राज़ी थे उस पर, ठीक है, नाराज़ नहीं थे, क्या ये नहीं कह रहे थे कि नहीं आपने नहीं लाना है, मतलब जब तक 3/4 जो मेंबर्स हैं काउंसिल के, वो हैंड अपना रेज़ नहीं करेंगे कि हाँ आप इस एक्ट को हमारी कम्युनिटी के लिए इंट्रोड्यूस करो, तो तब तक जो है ना वो एक्ट इंट्रोड्यूस नहीं होगा, ठीक है, ये इसका मतलब है। साथ ही साथ प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़, जैसा कि मैंने अभी बोला कि पहले मुसलमान जो थे आज के मुसलमान उनकी तरह नहीं हो सकते, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज़ और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन्होंने मांगी। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि जो मेंबर्स होंगे काउंसिल्स में वो इलेक्टेड ज़्यादा होंगे और नॉमिनेटेड जो है ना वो कम होंगे। ब्रिटिशर्स ज़्यादातर ये हरकतें करते थे, नॉमिनेटेड उठा के ना इंडियंस जो है, जो उनको लगता था कि थोड़े मतलब अपने बेनिफिट में भी हैं, तो उनको उठा के ना काउंसिल में बिठा देते थे। तो उन्होंने बोला कि नहीं भाई मेंबर्स होने हैं इलेक्टेड, नॉमिनेटेड वगैरह नहीं होने कुछ भी। साथ ही साथ जो रेजोल्यूशंस यानी कि मोशंस वगैरह कह लो, रेजोल्यूशंस यानी कि वही रिफॉर्म्स कह लो, ठीक है, रिफॉर्म्स, रेजोल्यूशन मींस रिफॉर्म्स जो है ना वो अगर पास करने हैं, ठीक है, अगर गवर्नमेंट में, इंडिया में, इंडिया की गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, तो जब तक जो सेंट्रल काउंसिल है उसमें मेजॉरिटी जो है ना, क्या कह सकते हैं, इंडिया के सॉरी इंडिया वो ब्रिटिशर्स के साथ अगर बाइंड ना करें, यानी कि राज़ी ना होना उन क्या नाम है उसे क्या कहते हैं, ये तो दिमाग से बात निकल गई, हाँ वो रिफॉर्म्स की, ठीक है, तो तब तक वो रिफॉर्म आगे आ नहीं सकता है। ये भाई हो गए हमारी डिटेल्स में भी इंपॉर्टेंस में आते हैं। इंपॉर्टेंस, पहली इंपॉर्टेंस क्या है, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। फर्स्ट इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि ये पहली थी, ये ओकेजन थी, फर्स्ट ओकेजन थी जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने जो है ना एक साथ बैठ के प्यार मोहब्बत से जॉइंट पॉलिटिकल डिमांड्स किए थे, जो नया इंडियन रिफॉर्म आने वाला है, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के लिए, ठीक है। और ब्रैकेट में ये इंपॉर्टेंस नहीं है, अच्छा ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है एंड अनफॉर्चुनेटली दी लास्ट, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस नहीं है ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, क्योंकि इसके बाद मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर कभी जो है ना न्यू रिफॉर्म्स के लिए बैठ के जो है ना जॉइंट एग्रीमेंट वगैरह कुछ नहीं की थी, ठीक है, डिमांड्स पे जॉइंट एग्रीमेंट नहीं की थी। तो ये हो गया, इस पर आप लिख सकते हो अगर इंपॉर्टेंस का क्वेश्चन आ गया। दूसरा ये है एक्सेप्टेंस ऑफ सेपरेट इलेक्टर्स बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस मीन सम meant that some degree of partition would be necessary for self rule in India। अच्छा, तो ये बेसिकली है कि देखो सेल्फ रूल अगर चाहिए है ना, तो पार्टीशन थोड़ी लाजमी है, ठीक है। सेल्फ रूल पार्टीशन के बगैर आपको नहीं मिल सकता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टीशन मतलब कि जैसे कि इन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दिए थे ना मुस्लिम्स को, ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को देने का मतलब है कि मुस्लिम्स को इंडिया में ही थोड़ा जो है ना अलग बना दिया था, ठीक है, मतलब पार्टीशन हो गई थी इंडियंस की थोड़ी। तो ये यही कह रहे थे कि थोड़ी सी जो है ना पार्टीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
जो है अगर आप पार्टीशन नहीं करोगे तो ज़ाहिर है जो मेजॉरिटी है वही बार बार क्या नाम है गवर्नमेंट वगैरह में आएगी, ये वो होगा, तो बाकी जो कम्युनिटीज़ हैं वो आहिस्ता आहिस्ता नाराज़ होती जाएंगी। जैसे कि उसके साथ हुआ था, उनका क्या नाम है, बंगालियों के साथ, ईस्ट पाकिस्तान के साथ। हम आगे पढ़ेंगे, वैसे वो मेजॉरिटी में थे लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वालों ने ना कुछ हरकतें की थी। लेकिन बस वही बात है कि जो है ना इन्होंने बोला था कि कुछ जो है ना फॉर्म ऑफ क्या नाम है पार्टीशन, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट्स मुस्लिम्स को दे दिए ना, ये बेसिकली इंडियंस की पार्टीशन हो गई थी। इंडियन नेशनलिज्म के जो है ना एस्पेक्ट से वो रेफरेंस है, सॉरी। मैंने आपको पिछली वीडियोस में जो है ये मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स में भी मैंने आपको बड़े फुल डिटेल से समझाया है कि ये इंडियन नेशनलिज्म है क्या बेसिकली। तो उस वीडियो की एंडिंग में जो है ना मिंटू मॉडल रिफॉर्म्स की इंपॉर्टेंस है ना, उसमें जाके आप वो क्या नाम है देख सकते हैं कि बेसिकली था क्या उसका मतलब। तो ये मतलब है इंडियन नेशनलिज्म है ना, उसमें थोड़ी सी पार्टीशन जो है ना सेल्फ रूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक और आप लिख सकते हैं कि भाई हिंदू मुस्लिम यूनिटी हो गई थी इसकी वजह से, ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा मतलब मुश्किल काम है, ठीक है, करना। और जो है इसकी वजह से जो टू नेशन थ्योरी थी सर सैयद अहमद ख़ान की, ये कुछ अरसे के लिए जो है ना इसने अपनी वैलिडिटी खोल दी थी, ठीक है। तो लेकिन बाद में जो है ना फिर से जब मुस्लिम्स और हिंदूज़ डिसयूनाइट हुए, इसने अपनी जो है ना ये फिर वैलिड हो गई, लेकिन फिर ये यूनाइट हो गए, फिर ये मतलब ऐसे ये साइकिल चलता गया, लेकिन एंड में ये कंप्लीट वैलिड हो गई। और एंड में जो है ना इंडियन नेशनल कांग्रेस रूल आया था 1937 इलेक्शंस के बाद, वो भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। तो उसके बाद जो है ना ये कम्प्लीटली वो हो गए थे, उनका क्या नाम है डिसयूनाइट हो गए थे, फिर ये जो है ना 100% वैलिड हो गई थी टू नेशन थ्योरी। अच्छा, तो ये कि मुस्लिम हिंदू यूनिटी थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। और मेनली ड्यू टू द एफर्ट्स ऑफ कायद अज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनके एफर्ट्स की वजह से थी। लेकिन एक और पॉइंट आगे इंक्लूड करना, ये बड़े मज़े का पॉइंट है कि इट वुड बी शॉर्ट लिव्ड एंड वुड लीड टू कम्युनलिज्म इन इंडिया, ठीक है। यानी कि ये जो यूनिटी है ये बहुत छोटी होगी, और कम्युनलिज्म का मतलब है कम्युनिटी, खुद कम्युनिटी परस्ती, ठीक है, कौम परस्ती। हिंदूज़ के लिए काम करेंगे, मुस्लिम्स को मारे पीटेंगे, ठीक है। और मुस्लिम्स के लिए काम करेंगे, हिंदूज़ के ख़िलाफ़ मर्डर वगैरह हिंदूज़ का करेंगे, ठीक है, वैसे कर हिंदूज़ का करेंगे। तो ये बेसिकली इसे कहते हैं कम्युनलिज्म। तो ये जो है ना शॉर्ट लिव होगी, कम्युनलिज्म जो है ना इंडिया में लाएगी, यानी कि रिजल्ट्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट भी हम आगे पढ़ेंगे। इसमें बेसिकली गांधी ने सपोर्ट की थी कि जो है ना इसको आपने वो रखना है, ये वैसे आप खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट है ना, क्वेश्चन आ जाए तो इसमें आप लिख सकते हैं ये खिलाफत मूवमेंट का भी, यानी कि आगे डिटेल्स। ये लखनऊ पैक्ट के अगर रिलेटेड क्वेश्चन है तो खिलाफत मूवमेंट की अगर आपके जो पॉइंट है जैसे कि ये है कि इट वुड बी शॉर्ट लिव एंड लीड इनटू कम्युनलिज्म, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं फिर तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि खिलाफत मूवमेंट में गांधी ने अपनी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मर्ज की थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। और उन्होंने कहा था कि हम आपको खिलाफत मूवमेंट में हेल्प करेंगे अगर आप इसे नॉन वायलेंट रखेंगे, ठीक है, वायलेंस नहीं चाहिए उन्हें। लेकिन चोरा चोरी इंसिडेंट के बाद जो है ना वायलेंस बढ़ गया, साथ ही साथ मोपला अपराइजिंग है जिसमें मुस्लिम्स है ना उन्होंने अपना जो है ना मोपला पीजेंट्स थे, ठीक है, मुस्लिम पीजेंट्स, उन्होंने जो है ना ब्रिटिशर्स और क्या नाम है हिंदू ज़मींदार से ख़िलाफ़ जो है ना अपना गुस्सा दिखाया था। तो उस गुस्से की वजह से क्या हुआ था ना, मैसेकर हुआ था बड़े टाइट वाला। और जो क्या नाम है हिंदू और मुस्लिम्स है ना वो थ्रू आउट दी इंडिया डिवाइड हो गए थे। यानी कि ये वही है, खिलाफत मूवमेंट के बाद जो है ना बड़े टाइट वाले वो डिवाइड हुए थे मुस्लिम्स। तो यही हमने जो यूनिटी वाला पॉइंट है ना उसमें हम ये भी आगे डिस्कस कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये है कि लखनऊ पैक्ट ने जो है ना बिलीफ प्रमोट किया था सेल्फ रूल का, कि सेल्फ रूल जो है ना इंडिया में पॉसिबल है। वो क्यों? क्योंकि सेल्फ रूल के लिए ज़ाहिर है, जैसा कि हमने सेकंड पॉइंट में भी पढ़ा था कि हल्की फुल्की दोनों कम्युनिटीज़ को ना एक दूसरे के साथ वो करना पड़ेगा सेल्फ रूल के लिए, उसे क्या कहते हैं कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो अगर हम वो रीज़न देखें, बेसिकली एक क्वेश्चन आता था, वो मैं आपको पढ़ाऊँगा, वो आगे आता है कि ब्रिटिशर जो है ना वो रेडी क्यों नहीं थे। ये क्वेश्चन आएगा वर्ल्ड वॉर टू के टॉपिक में, कि ब्रिटिशर्स रेडी क्यों नहीं थे इंडिया को जो है ना लीव करने के लिए, ठीक है, इंडिया को छोड़ने के लिए। उनमें से एक पॉइंट ये भी था कि जो इंडियंस हैं ना वो कम्प्लीटली मेच्योर नहीं थे इतने, उनको ना ही पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ना पता था ना कुछ और था,
मतलब ये पॉलिटिक्स उनको कख नहीं आती थी, और साथ ही साथ वो क्या कहते हैं, डिसयूनाइट भी इतने ज़्यादा थे। तो ब्रिटिशर्स ने बोला, सोचा कि हम ये अगर छोड़ के इंडिया चले गए तो पीछे तो ये इंडिया जो है ना ये वो बन जाएगा, उसे क्या कहते हैं, ग्रेव बन जाएगा इधर हिंदू और मुस्लिम दोनों का, ठीक है। दोनों ने एक दूसरे की ऐसी कुट लगानी है ना फिर। तो ये मतलब एक रीज़न था इनकी डिसयूनिटी का। तो इसलिए जो सेल्फ रूल लखनऊ पैक्ट यही है कि यूनाइट रहो और कोऑपरेशन करो एक दूसरे के साथ। हिंदूज़ मुस्लिम्स को कुछ चीज़ें दे दें अनविलिंगली बेशक, और मुस्लिम्स हिंदू को कुछ चीज़ें दे दें, ठीक है, सब्जेक्ट्स वगैरह दे दें गवर्नमेंट में, या थोड़ी कुछ और कर लें, यानी कि उनके बेनिफिट में कर लें। दोनों को एक दूसरे के बेनिफिट के बारे में अगर सोचेंगे ना दोनों, और यूनाइट रहेंगे ना, तभी सेल्फ रूल है ना इंडिया में पॉसिबल है। वरना ब्रिटिशर्स को आप किसी भी तरीके से ना इंडिया से आप भगा नहीं सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली इस लखनऊ पैक्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट जो है ना वो आप क्या नाम है पॉइंट है, ये लिख सकते हैं। इसके बाद ये जो थोड़ी डिटेल आ रही है, इट वॉज सपोर्टेड बाय द होम रूल लीग्स ऑफ 1971 लेड बाय तिलक एंड अदर्स बाय मिस एन ए बीजन, ठीक है, ये भी आप इंक्लूड कर सकते हो। अभी ये हो गया भाई हमारा टॉपिक डन। ठीक है, क्या टॉपिक था? टॉपिक था ये लखनऊ पैक्ट। तो इम्पोर्टेंस, बैकग्राउंड, डिटेल सब पढ़ ली। अच्छा, ये क्वेश्चन में दिखाना भूल गया, सॉरी। तो अभी क्वेश्चंस पे हम जंप करते हैं। पहला, व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट, ठीक है। लखनऊ पैक्ट ये पढ़ लें आप, क्या था लखनऊ पैक्ट। इसमें बेसिकली जो डिटेल्स हमने लखनऊ पैक्ट की नहीं पढ़ी है, 1915 में पहले उनका जो मीटिंग हुई थी, फिर 1916 में दूसरी मीटिंग हुई थी, और उन्होंने जो चीज़ें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट्स दिए थे वगैरह, वो सारा आप इसमें इंक्लूड कर दें तो ये आपका जो है ना क्वेश्चन हो जाएगा, व्हाट वाज लखनऊ पैक्ट। ये आ गया दूसरा। ये मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा ही हो गया, एक पीछे नहीं था क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन ये है, सॉरी। तो ये आ रहा है 7 मार्क वाला क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ठीक है। ये है वाई वॉज लखनऊ पैक्ट साइन, रीजन बिहाइंड साइनिंग दी लखनऊ पैक्ट, ठीक है। ये वही है, पढ़ लें सारा। ये हिंदी के लफ्ज़ अगर आप कर लेना, ये यार जैसे कि सवादेशी है, सवादेशी मीन्स क्या नाम है, लोकल जो बने अपने यहाँ के देश में बने, विदेशी मीन्स के बाहर से फॉरेन, ठीक है। स्वराज मीन्स सेल्फ रूल, ठीक है। और क्या होता है, महाराज, महा मीन्स ग्रेट, राज मीन्स रूल, ठीक है, ग्रेट रूल वगैरह। तो ऐसे इंडियन और हिंदी के जो ये लफ्ज़ हैं ना, ये आप याद कर लें। और अगर जब आप ये अपने CAIs की एग्ज़ामिनेशन में लिखेंगे ना एग्ज़ाम्स में, ठीक है, तो थोड़ा ये ना उस पर वो भी लाता है, उसे क्या कहते हैं, एग्ज़ामिनर के उसमें दिमाग में कुछ इम्पैक्ट सा लाता है कि भाई हाँ, ये जो बंदा लिख रहे हैं ना ये थोड़ा कोई इंटेलिजेंट बंदा लग रहा है। तो ये ऐसे वर्ड्स वगैरह ने ये बहुत हेल्प करते हैं। और ख़ास तौर पे वो जो कोट्स वगैरह नहीं होते हैं, जैसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कोई कोट्स आ गए क्वेश्चन के बीच में, इलामा इकबाल के कोट्स आ गए, जैसे उन्होंने बोला था कि यूरोपियन डेमोक्रेसी इधर नहीं आ सकती। मतलब अभी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी आपने नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह आगे। तो फ़िलहाल आप लोग ये देख लें। बस कहने का मतलब यही था ना कि ये जो वो है ना, इन्हें क्या कहते हैं, ये सवाराज वगैरह, मतलब ये हिंदी वर्जन है, ये पढ़ लिया करें, याद कर लिया करें। अच्छा, एक और चीज़ याद आ गई, इसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ना इसकी वजह से एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टाइटल भी मिला था, ठीक है। ये बंदे हैं ना, ये हाईलाइट मैंने किया, मिस्टर गोखले, इन्होंने दिया था, और मिसेस नायडू ने भी दिया था। इन दोनों ने जो है ना मिल के, एक ने एम्बेसडर डाल दिया था, दूसरे ने हिंदू मुस्लिम यूनिटी डाल दिया था, ठीक है। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को ये टाइटल इन्होंने दे दिया था। ये 3 मार्क वाला क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाते हैं हम, ओ ब्रो, ये वन डज सोर्स भी टेल अस कांग्रेस, ठीक है। ये पिक्चर दिखा दूँ सही तरह से, वो कॉन्वेंडर बैठा हुआ है पीछे। तो ये आप पढ़ लें। बस हमारा लखनऊ पैक्ट का टॉपिक हो गया आज। इंशाल्लाह अभी हम हर दिन हम अपलोड करने वाले हैं वीडियोस, ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा गैप आ गया 2 वीक्स का। तो कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी है, कमेंट सेक्शन है नीचे, तो उसमें आप डिस्क्राइब कर दें, ठीक है, बता दें, पूछ लें। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़।